Hello everyone. So welcome to the demo class. This is my first class for the residential status. टैक्स के पेपर के अंदर जो भी बच्चे अपीयर होने वाले हैं 2020 में 2021 के अंदर, उन सभी के लिए क्लास है और आने वाले टाइम के लिए भी क्लास है, क्योंकि इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी हैं. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने LLB सेकेंड ईयर के अंदर जो भी पर्सन है उनको टैक्स का पेपर फेस करने के अंदर इश्यूज आते हैं, तो वो इशू का एक सोल्यूशन है. अगर रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है जो 15 मार्क्स का भी आ सकता है, 7 मार्क्स का भी आ सकता है, तो उसको अपने कैसे टैकल करना है और क्या लिखना है उसके अंदर. देखो, आपको इसके अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और उस पूरे कॉन्सेप्ट को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स हैं और शॉर्ट नोट्स के बेसिस के ऊपर आप अलग अलग चीज़ें पढ़ते हो, जैसे बाबेल पढ़ते हो या फिर कुछ भी पढ़ते हो, इवन बुक भी पढ़ते हो, तो भी आपको ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ समझ में आने वाला है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों? क्योंकि इसलिए रेजिडेंशियल स्टेटस को गिना जाता है कि अगर भारतीय है कोई पर्सन और भारत में ही पैदा हुआ है, या उसके माँ बाप भारत में पैदा हुए हैं, या दादा दादी माँ भारत में पैदा हुए हैं जो 1947 के अंदर थे, उस हिसाब से अगर पैदा हुए हैं भारत के अंदर, तो वो पर्सन भारत में टैक्स देगा जो भी इनकम वो भारत से कमाता है. ठीक है, तो भारत से इनकम कैसे कमाता है, इसलिए रेजिडेंशियल स्टेटस का पर्सन कॉन्सेप्ट बनाया गया है. मान लो कोई बंदा भारत के बाहर रहता है, ठीक है, तो क्या उससे टैक्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सब चीजें अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर समझेंगे. इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस बनाया है कि अगर आप इंडियन हो इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको भारत के अंदर टैक्स पे करना जरूरी है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया होगा. अगर रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो इंडिविजुअल का वही होगा कि वो भारत के अंदर स्टे कर रहा हो कुछ समय के लिए. उस समय के बारे में डिस्कस करेंगे. HUF का मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं मेजरली कि उसका जो कर्ता है वो एज अ इंडिविजुअल कहाँ स्टे कर रहा है, इंडिया के अंदर स्टे कर रहा है और उसकी मैनेजमेंट कहाँ से हो रही है. कंपनी के लिए हम पोयम देखते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज अ बिग कॉन्सेप्ट एंड CA फाइनल एंड CS प्रोफेशनल के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है. हमारे यहाँ इतना डीप नहीं है और ये एक मेजर एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो अपने पोयम के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन कंपनी का एक इफेक्टिव देखेंगे कि अभी कंपनी कैसे एक रेजिडेंशियल स्टेटस को फॉलो करती है. नेक्स्ट वन इज अदर SSC और कोई भी अन्य SSC जैसे कि जॉइंट वेंचर या कुछ भी फॉर्म्स वगैरह, तो उसके अंदर अपने किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है वो चीज अपने देखने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको एक छोटी सी हिंट देते हैं कि ये क्या चीज है, कैसे आप रेजिडेंशियल स्टेटस देख सकते हो, तो भारत एक कंट्री है. इस कंट्री के अंदर हमें देखना है कि कैसे कैसे पर्सन्स एस्टेब्लिश होते हैं. जैसे कि कंपनी एस्टेब्लिश होती है, HUF एस्टेब्लिश होता है और अलग अलग इंडिविजुअल्स के बेस के ऊपर टैक्स पे लिया जाता है. ठीक है, उसके बाद अपना को ये चीज़ देखनी है कि कोई भी पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है. हमें उस सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग क्या करना है, पैसों को डिवाइड करना है. यानी कि ऐसा पर्सन जो इंडिया में है लेकिन उसका पैसा बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो रिसीव कर रहा है इंडिया के अंदर, तब अपने उसके अंदर क्या लेंगे, इंडिया के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे. कोई पर्सन इंडिया का है, वो पैसे भी बाहर कमा रहा है और बाहर ही रिसीव कर रहा है, तो क्या होगा उसके साथ, तो उस केस के अंदर भी उसको इंडिया का टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. तो आई नो आपको ये बात समझ नहीं, लेकिन इसको अपने समझने वाले हैं, तो बी रेडी. जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप सभी बातें पेपर के अंदर लिख सकते हो. ठीक है, बिकॉज अवर मेजर फोकस टू क्लियर द एग्जाम. ओके, बहुत अच्छे नंबर से. सबसे पहली बात करते हैं, ध्यान से समझना, ये वैल्यूज बता रहा हूँ, टर्म्स बता रहा हूँ. भारत के अंदर टैक्स की जो कैटेगरीज है ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला है रेजिडेंट, दूसरा है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तीसरा है नॉन रेजिडेंट. देखो ध्यान से, तीनों बातें फिर से समझते हैं. रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो भारत में रहता है. नॉन रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब होता है कि वो पर्सन भारत का तो है लेकिन वो बेसिक 2 कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है जो अपने आगे पढ़ने वाले हैं. और तीसरी चीज क्या है, नॉन रेजिडेंट, जो बाहर ही पैदा हुआ है, बाहर ही पैसा कमा रहा है, बाहर ही टैक्स पे कर रहा है, तो उसका यहाँ पे रोल नहीं आता है. उसका रोल कहाँ पे आएगा, अगर वो हमारी इन स्लैब के अंदर आ जाएगा तो उसको यहाँ टैक्स पे करना पड़ेगा. कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है इंडिया का, अगर वो एक कंडीशन, जो ये नीचे कंडीशंस लिखी हुई है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे. अदरवाइज अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियन ही कहलाएगा. नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, कंडीशन क्या है. सबसे पहली कंडीशन कि वो प्रीवियस ईयर यानी कि इस साल के अंदर, प्रीवियस ईयर मतलब 2021-22, असेसमेंट ईयर यानी कि 22-23 हो जाएगा. ठीक है,
तो प्रीवियस ईयर यानी कि यही साल होता है कि प्रीवियस ईयर अगर वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021-2022 अगर वो भारत के अंदर 182 डेज रहता है तो उस केस के अंदर वो पर्सन 182 और मोर 182 या उससे ज़्यादा अगर वो रहता है तो उस केस के अंदर वो भारत के लिए रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं अपने HUF। ठीक है, आपको जितनी भी डिटेल बताई गई है वो सभी की सभी रिलेवेंट है और आप इसको इजी वे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि HUF की, तो HUF के अंदर फुली इन इंडिया अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत के अंदर है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, पार्शली है तो वो रेजिडेंट ही कहलाएगा। अगर फुली आउटसाइड इंडिया कंट्रोल है तो उस केस के अंदर नॉन रेजिडेंट कहलाने वाला है वो। ओके, सो एडिशनल पॉइंट क्या कह सकते हैं ROR के लिए, या फिर डेफिनेटली अगर कर्ता के ऊपर है, कर्ता ने टैग 1 या टैग 2 बेसिक एडवांस कंडीशन एडिशनल कंडीशन जो थी पिछले 10 साल में 2 साल या फिर पिछले 7 साल में 730 दिन वो भारत के अंदर रहा है, तो उस केस के अंदर वो HUF क्या कंसिडर कर ली जाएगी, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो उस केस के अंदर RNOR कहलाएगा वो। ठीक है, सो इतना सा ही मैटर है और कुछ भी ज़्यादा मैटर नहीं है। ध्यान से समझना है, कुछ इंसिडेंट्स समझाता हूँ आपको। ये कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आप अगर लिखोगे नोट्स बनाकर तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर भारत के अंदर इनकम अर्न करी है तो चाहे वो कोई भी हो उसको टैक्सेबल भारत में ही देना पड़ेगा। अगर भारत के अंदर उसने रिसीव करा है, सिर्फ पैसा रिसीव किया है, कमाया बाहर है लेकिन रिसीव किया है भारत के अंदर, तो भी वो तीनों के लिए क्या है, टैक्सेबल है। लेकिन अगर कमाया बाहर है, रिसीव बाहर किया है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो भी टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो भी टैक्सेबल है, लेकिन नॉन रेजिडेंट अरे वो भारत से कनेक्टेड ही नहीं है तो उस पर्सन को भारत में टैक्स क्यों देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अपने यहाँ पे समझ सकते हैं। कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ, कंपनी की, ठीक है, तो कंपनी के अपने एक डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा कि कंपनी के अंदर क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, पोएम नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, सेक्शन 6 क्लॉज 3। ओके, तो इसके अंदर क्या चीज होता है कि रेजिडेंट कब कहलाएगी कंपनी, जब भारत के अंदर ही रजिस्टर्ड हो, इंडियन कंपनी हो। दूसरी चीज, उसका मैनेजमेंट का कंट्रोल कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए, पिछले साल भारत के अंदर होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई होती है तो उस केस के अंदर वो क्या कहलाएगा, वो कंपनी भारतीय कंपनी कहलाएगी। ठीक है, चेंज मतलब कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि डे टू डे बिजनेस की बात नहीं है, मतलब जो भी सेंट्रल मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो पूरा का पूरा इंडिया से हो रहा है। ठीक है, मान लो बिजनेस पूरा बाहर है लेकिन कंट्रोल अगर भारत के अंदर है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो पूरे के पूरे वहां के एक्शंस के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उस केस के अंदर क्या कर लिया जाएगा, वो इंडियन कंपनी ही कंसीडर कर ली जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट, अगर कोई कंट्रोल भी बाहर से हो रहा है, मैनेजमेंट भी बाहर से हो रही है, तो वो नॉन रेजिडेंट कंपनी मान ली जाएगी, तो उसका टैक्स उसे बाहर ही देना है, भारत में नहीं देना है। ठीक है, अब बात 3 पॉइंट और कर लेते हैं जो अपने लिखे हुए हैं। तो नेचुरल सी बात है कि रेजिडेंट क्या क्या करेगा, भारत में अगर रिसीव करता है तो उसे भारत में टैक्स देना है, भारत में अगर वो राइज करता है तो उसे डीम्ड मान लिया जाएगा कि ठीक है उसने पैसा यहीं कमाया है। मान लो भारत के अंदर उसको पैसा भी मिला नहीं है लेकिन वो डीम्ड हो गया, उसने भारत के अंदर कोई काम किया जिसके पैसा उसके पास आना चाहिए था, लेकिन मान लो डेटर है, अभी तक दिया नहीं है पैसा, तो भी उस केस के अंदर क्या मान लिया जाएगा, उसकी इनकम अर्न मान ली जाएगी कि उसने भारत से कमाया है। या फिर उस पर्सन ने बाहर से भी अगर एक्रू कराया है, यानी एक्रू का मतलब क्या होता है कि बाहर जो पैसा था वो कमा लिया है लेकिन आया नहीं है, तो उस केस के अंदर भी उसको टैक्स देना है। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी सेम केसेस ही रहेंगे, एंड नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ 2 बातों में भारत में टैक्स देगा, या तो भारत में पैसा रिसीव करे या वो भारत के अंदर पैसा जनरेट करे, अर्न करे, कमाए, तो उस केस के अंदर उसको भारत में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सॉरी, सो इतना सा ही कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे रेजिडेंशियल स्टेटस का। तो जाते जाते 1-2 केस स्टडी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर 1 से 2 केस स्टडी लिखने होते हैं। तो पहला केस स्टडी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आज़ादी बचाओ आंदोलन। इस केस के अंदर क्या नॉर्मली बताया गया है कि
रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? रेजिडेंस का मतलब होता है कोई भी पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि टैक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस स्लैब के अंदर आता है, जो अपने 182 डेज 365 डेज में जो भी किया है अभी तक, अगर इस स्लैब के अंदर आता है तो वो भारत के अंदर टैक्स पे करने के लिए क्या है, अनिवार्य है, उसके लिए इनएविटेबल है कि उसको भारत के अंदर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर ये बात डिसाइड की गई थी, ठीक है। चाहे उसका मैनेजमेंट कंट्रोल यहाँ से हो या फिर वो पर्सन यहाँ पे ही रहता हो, जो भी केसेस हमने डिस्कस की उन सभी केसेस के अकॉर्डिंग उस पर्सन को रेजिडेंस दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड बहुत इजी पेपर है। आने वाले और क्लासेस के अंदर हम सब बातें पूरी करेंगे। एंड दैट्स ऑल, बाय बाय। एंड अगर आपने पूरी वीडियो सुनी है यहाँ तक, सो आई वॉन्ट द लाइक्स, कि जिसने ये पूरी वीडियो यहाँ तक सुनी है उन सभी को लाइक्स करना है कम से कम इस वीडियो को, ठीक है। सो मुझे पता लगेगी कि कैसा कैसा ये वीडियो का कंटेंट रहा है, और वैसा अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आपके लिए पूरी की पूरी एक सीरीज निकालूंगा जिसके अंदर टैक्स से जो घबराते हैं वो टैक्स का सारा डर बाहर निकल जाएगा। सो दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ प्रवेश बंसल।